बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है मोमिन ख़ान मोमिन की गज़ल हम कंप्लीट कर रहे हैं। तमाम अशार की तशरीह जो है ये कंप्लीट हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, मश्क भी बहुत ज़रूरी है। तो मश्की सवालात जो है वो आज हम लिखेंगे, और किस तरीके से मश्की सवालात आप लिखेंगे तो तभी आप बोर्ड में पूरे नंबर जो हैं क्वेश्चन आंसर में हासिल कर सकेंगे। उसी के मुताबिक हमने आपके क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। उम्मीद है कि आप अगर इस तरह से क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप जो हैं अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो मश्की सवालात जो हैं मोमिन खान मोमिन की गज़ल जो है उसके मश्की सवालात भी बहुत आसान हैं। जैसे गज़ल काफ़ी ज़्यादा आसान थी, इसी तरह इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत आसान है। गज़ल नंबर 2 है मोमिन खान मोमिन। ये इसी तरह से आपने पेपर्स में हेडिंग देनी है सवालात जवाबात की, और इसी तरह जो भी क्वेश्चन आपने सबसे पहले अटेम्प्ट करना है उसी की आपने नंबरिंग करनी है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने लिखना है, तो उसी का हमने नंबर लगाया है, और उसके बाद आपने फुल क्वेश्चन नहीं लिखना है। ये आपको बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, और ये पेपर प्रेजेंटेशन भी है साथ साथ आपकी, कि किस तरह से आपने अपने पेपर को प्रेजेंट करना है और किस तरह से आपने पेपर में क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, ज़ेरे मुतालिया गज़ल के मतला और मक्ता की निशानदेही करें। तो उन्होंने मतला और मक्ता का पूछा है कि उसकी निशानदेही करें। तो ज़ाहिर है जब उन्होंने ये पूछा है तो उसके साथ-साथ हमें मतला और मक्ता के बारे में बताना भी है कि वो क्या होते हैं। तो अब हम आंसर स्टार्ट करते हैं। गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। मतला के मायने है तलू होना। पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। मोमिन की गजल का मतला ये है। उसके बाद हम मतला की एग्जाम्पल भी लिखेंगे। असर उसको जरा नहीं होता, रंजे राहत फिजा नहीं होता। तो इसमें नहीं होता और नहीं होता दो काफिये इस्तेमाल हुए हैं, और जरा और फिजा नहीं होता और नहीं होता दो रदीफ इस्तेमाल हुई हैं, और जरा और फिजा जो हैं ये दो काफिये इस्तेमाल हुए हैं। इस तरह से ये शेर मोमिन का की गज़ल का मतला है। उसके बाद आप दोबारा से मक्ता की थोड़ी-सी डेफिनेशन लिखेंगे। गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। मक्ता में शायर अपना तखल्लुस यानी मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है। अगर तखल्लुस इस्तेमाल ना हो तो वो शेर मक्ता नहीं बल्कि आखिरी शेर कहलाएगा। मोमिन की गज़ल का मक्ता ये है। क्यों सुने अर्ज़ मुस्तर ए मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। इसमें मुस्तिर जो है वो शायर, मोमिन जो है ये शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। इस तरह से ये शेर जो है ये मक्ता है। इस तरह से आपने डिटेल क्वेश्चन मतला और मक्ता का लिखना है, फिर ही आपको 2 में से 2 मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। बहुत मुख्तसर क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आप नहीं लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हरफ नासे से क्या मुराद है। अब यहाँ पर देखिए हमने सेकंड जो है क्वेश्चन की नंबरिंग की है। उसके बाद पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ हेडिंग लिखी है हरफ नासे से मुराद, कि हरफ नासे से क्या मुराद है। नासे से मुराद है नसीहत करने वाला। मोमिन के शेर के मुताबिक नासे ने शायर को नसीहत की थी कि महबूब बेवफा और संगदिल है, और मोहब्बत का ये रास्ता बहुत दुश्वार और कठिन है। इस रास्ते को ना अपनाओ, मगर शायर ने नासे की नसीहतों पर कोई अमल ना किया, क्योंकि वो महबूब से इश्क करता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाले दिल लिखने में क्या मुश्किल है। तो सबसे पहले आपने 3 नंबर जो है उसकी हेडिंग देनी है, और हाले दिल सिर्फ आपने क्वेश्चन लिख दिया ये। उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। शायर के लिए हाले दिल लिखना इसलिए मुश्किल है कि उसका दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा है जैसे सीना तोड़कर ही बाहर आ जाएगा। इसलिए शायर अपने हाथों से अपने दिल को थाम कर बैठा है। इसलिए वो हाले दिल नहीं लिख सकता, क्योंकि उसके हाथ मसरूफ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अर्ज़े मुस्तर नहीं सुनता। तो अर्ज़े मुस्तर कौन नहीं सुनता, इसके लिए आप हेडिंग देंगे अर्ज़े मुस्तर। क्वेश्चन 4 की हेडिंग है, शायर का महबूब पत्थर दिल है, इसीलिए वो अर्ज़े मुस्तर नहीं सुनता, यानी कि दुखी दिल की फरियाद नहीं सुनता। इसीलिए शायर ने महबूब को सनम यानी बुत से तशबीह दी है, क्योंकि ये दोनों ही बेहिस होते हैं, किसी के जज्बात और एहसासात की परवाह नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर को सब्र क्यों नहीं आता और सब्र का आना किस तरह मुमकिन है। क्वेश्चन नंबर 5 की आप हेडिंग देंगे, और उसके बाद हेडिंग देंगे शायर का सब्र। क्वेश्चन नंबर 5 की नंबरिंग करेंगे। शायर को महबूब की जुदाई पर सब्र नहीं आ रहा, महबूब उसे शर्फ मुलाकात नहीं बख्शता, इसीलिए शायर बहुत दुखी और उदास है, उसे किसी पल चैन नसीब नहीं है।
इस तरह से अजीज़ तलबा यहाँ तक आपके ये वाले क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, लेकिन आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो उन्होंने दिए हैं और वो भी हमें करने होंगे, क्योंकि ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। दर्ज झैल अशआर को दुरुस्त लफ्ज़ और लय और आहंग से पढ़ें और इससे मुतल्लिका सवालात के जवाब दें। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए, वो सुबह आते-आते रह गई कहाँ, वो काफ़िले थे आने वाले क्या हुए, मैं उनकी राह देखता हूँ रात भर ये रोशनी दिखाने वाले क्या हुए। नासिर काज़मी की बहुत ही खूबसूरत गज़ल में से ये बंद लिया गया है और उसके बाद इसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो उन्होंने पूछे हैं। तो अब हम लोग जो हैं इन्हीं क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आपको करवाएँगे। इसी तरह आप ये हमने आपको शार का पैराग्राफ जो है वो लिख दिया। सबसे पहला क्वेश्चन है, साहिलों पे गाने वाले से कौन मुराद हैं? साहिलों पर गाने वालों से मुराद मुराद मल्लाह है। मल्लाह जो कश्ती चलाते हैं, जो कश्तियाँ चलाते हुए खुशी के गीत गाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सनत तकरार किस शेर में इस्तेमाल की है? सनत तकरार हम बहुत दफ़ा आपको करवा चुके हैं। ऐसा शेर जिसमें दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हों। सनत तकरार दूसरे शेर में बरती गई है। आते आते सनत तकरार है। अजीज़ तलबा, अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि किसी शेर में दो मुतज़ाद अल्फाज आएँ, वो सनत तज़ाद होती है। सनत तकरार होती है कि कौन से अल्फाज जो हैं वो बार-बार आते हैं शेर के अंदर। तो इस शेर में 2 लफ्ज़ बार-बार आए हैं आते-आते, तो इस वजह से इसको सनत तकरार कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राह देखना से क्या मुराद है? राह देखना से मुराद है शिद्दत से किसी का इंतज़ार करना। शायर रोशनी दिखाने वाले नेक लोगों का इंतज़ार कर रहा है। इन अशआर में रदीफ़ की निशानदेही करें। नासिर काज़मी के जो हमने अशआर पढ़े हैं, उन्हीं में उन्होंने रदीफ़ का पूछा है। किसी भी नज़म के आखिर में कुछ अल्फाज जो हर शेर में बार-बार दोहराए जाएँ, वो रदीफ़ कहलाती है। इस नज़म की रदीफ़ है, क्या हुए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सनत तज़ाद के बारे में ही पूछा गया है, जो ऑलरेडी मैं आपको सनत तकरार के दौरान बता चुकी हूँ कि ऐसे अल्फाज जो दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हों, तो ऐसा शेर जिसमें दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसे सनत तज़ाद कहते हैं। मसलन किसी भी शेर में दो या दो से ज़्यादा मुतज़ाद अल्फाज के इस्तेमाल को सनत तज़ाद कहते हैं। मसलन गम है या खुशी है तू मेरी ज़िंदगी है तू, इसमें गम और खुशी दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए ये दोनों ही अल्फाज ये शेर जो है हम कह सकते हैं कि शेर में शायर ने सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। इसके बाद उन्होंने एक ग्रामर का जो है ये क्वेश्चन ऐड किया है कि तज़ाद एजाब या एजाबी किसे कहते हैं? एजाब का मतलब होता है कबूल करना, किसी बात का इनकार ना करना। मुज़ाद अल्फाज के साथ अगर हरफ नफ़ी, नफ़ी कहते हैं इनकार, यानी इनकारी अल्फाज इस्तेमाल ना हो तो उसे तज़ाद एजाबी कहते हैं। यानी कि दो मुज़ाद अल्फाज इस्तेमाल तो हो रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे का इनकार नहीं कर रहे, तो वो तज़ाद एजाबी कहलाता है। मसलन हवाए दौरे में गोश गवार राह में है, खिज़ां चमन से है, जाती बहार राह में है। अब यहाँ खिज़ां और बहार दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का इनकार नहीं कर रही। इसमें ना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। इस शेर में खिज़ां और बहार मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मगर ना या नहीं के अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, इसलिए ये तज़ाद इजाबी है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद है तज़ाद सल्बी, ये इसी का उलट है। तज़ाद सल्बी में क्या आएगा कि इनकार के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हों। जब दो अल्फाज एक ही मशतक से हों मगर मायने मुस्बत और मनफी दें तो वो तज़ाद सल्बी कहलाते हैं। मसलन ये रात तुम्हारी है चमकते रहो तारो, वो आए ना आए मगर उम्मीद ना हारो। अब देखें इसमें ना आए ना दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, जब दोनों जो हैं मुजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। रात और सितारों का ताल्लुक आपस में बयान किया गया है, लेकिन इनके साथ इनकार भी हुआ है, तो इस शेर में ना के अल्फाज हैं, इसलिए ये तज़ाद सल्बी कहलाते हैं। इस तरह से अजीज़ तलबा, मोमिन खान मोमिन की गज़ल नंबर 2 जो आपकी बुक में है वो कंप्लीट जो है वो आज हमने
آپ کو مکمل کروا دی ہے، کمپلیٹ کروا دی ہے، اس کے تمام اشعار کی تشریح بھی کروا دی ہے اور تمام کویسچن آنسر بھی کروا دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ اگر کویسچن آنسر کریں گے تو انشاءاللہ پیپر میں آپ مکمل نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ سارے کے سارے نوٹس ہمارے اپنے تیار کردہ ہیں، کسی بھی ریلیونٹ گرامر سے نہیں لیے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔